हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं रवि आज आप लोगों के साथ हूँ हिस्ट्री के 1200 MCQ सीरीज़ को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप ये रूटीन देख रहे हैं, ये रूटीन जो है आपको आज से यानी 17 नवंबर से जो है सुबह के 5 बजे जो है रोज़ सुबह 5 बजे ये आपका 100 MCQ का पर डे वीडियो आपको अपलोड होगा। आप वहाँ से जाके 1200 MCQ 12 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। ये रूटीन जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के भी वहाँ से रूटीन ले सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर जो है आपको ये रूटीन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि MCQ के पहले डे जो है पहले सेट में चलते हैं। तो पहले सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? तो इसका आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा अब नज़दीक है, अब स्थित है। आपका अगला सवाल जो है वो है कालीबंगा स्थित है, यानी कि वर्तमान में जो है वो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में, यानी वर्तमान में कालीबंगा कहाँ है, वो राजस्थान में है। आपका अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। या फिर इससे इस प्रकार भी क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा का खोज जो है या फिर खनन जो है किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम सहनी ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, 1922 में। कब मिले थे? 1922 में। या फिर ये भी सवाल हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1922 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। यहाँ पे आपको सारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो यहाँ पे अभी हमने देखा था राय बहादुर दयाराम सहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, धम्म महापत्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। और इन्हीं के जो नाम पर है एक पिलर टाइप है जिसका नाम भी क्या रखा गया है? अशोक धम्म। वो लोह का एक पिलर है, इसका नाम रखा गया अशोक धम्म। और आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के भगवान थे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। आपसे एक सवाल है, इससे इंडिका जो है तो इसके लेखक कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा 13वां शिलालेख जो था उसमें जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। महावीर ने जो है नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ये जो है ये दोनों जो है जैन धर्म के गुरु थे। और महावीर स्वामी जो हैं वे 24वें गुरु थे और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें गुरु थे। महावीर 24वें और पार्श्वनाथ 23वें, पर जैन धर्म के संस्थापक जो है वो महावीर हैं। महावीर 24वें, पार्श्वनाथ 23वें और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। और उन्होंने क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है आपका, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट ने। आपसे इससे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एलोरा की गुफा जो है वो कहाँ पे है।
एलोरा की गुफा कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जो है स्तूप का संबंध है। आपका अगला सवाल है कि जीवक किस वंश के काल में था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हर्यक वंश के काल में जो है कौन था? जीवक था। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एरन सागर। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा जो है एक प्रकार की ऐसी प्रथा थी जब किसी भी स्त्री की जो विवाहित होती थी उसकी पुरुष की मृत्यु हो जाती, यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो एक पत्नी जो थी वो एक आग के कुंड में खुद को जो है जला के भस्म कर लेती थी। इसी को जो है सती प्रथा कहा गया, यानी कि इसे कहा जाता था कि वो औरत जो है सती हो गई, इसीलिए इसे सती प्रथा नाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अशोक की राज्यारोहण तिथि है? तो ऑप्शन ए यानी कि 269 से 268 ईसा पूर्व जो है अशोक की राज्यारोहण तिथि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो ऑप्शन बी 78 ईस्वी कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। अगला सवाल आपका महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 दिनों तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। आपसे एक सवाल है, इससे आप बताएं कि महाभारत में दो पक्ष के बीच में लड़ाई थी, दोनों पक्ष का नाम बताएं कि दोनों पक्ष में कौन कौन थे, और दोनों पक्ष में ये भी बताएं कि पहले पक्ष में कौन था और दूसरे पक्ष में कौन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी के साथ जो है अलबरूनी क्या है? भारत आया था। अलबरूनी एक यात्रा वृत्तांती थे, यानी कि एक यात्री था जो कि भारत आया था। यहाँ पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तहकीके हिंद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी कि यहाँ पे होगा मोरक्को। वो जो है मोरक्को का जो है निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का। और ये जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबे उल रहला। किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। आपसे एक सवाल है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है हिस्ट्री का, कि आप बताएं कि इब्न बतूता जो है वो उसका यात्रा साल क्या था, यानी कि वो भारत में जो है कितने से कितने वर्ष तक जो है वो भारत में यात्रा किए थे या फिर भारत में रुके थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामानंद ने। आपका अगला सवाल है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 भागों में। आईने अकबरी है क्या? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आईने अकबरी जो है इस एक किताब है जिसमें जो है अकबर के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। अकबर के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल फजल इसके लेखक हैं। आपसे इससे सवाल है कि आप हमको बताएं कि अकबर जो थे वो कितने से कितने वर्षों तक जो है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि अकबर कितने से कितने वर्ष तक जो है वो शासक के रूप में गद्दी पे बैठे थे, कितने से कितने वर्ष के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। जबकि औरंगजेब जो है वो उत्तरी भारत का शासक था, पर वो जो है अपना अंतिम समय जो वो किस भाग में बिताया है? दक्षिणी भाग में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां, जिसका हम लोग आज भी इसका देखते हैं। जो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का ही एक निशानी है, इसीलिए कहा जाता है कि स्थापत्य कला का जो है सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल जो है वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अजमेर में। और अजमेर कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में।
राजस्थान में और भी एक पैलेस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है, वो प्लेस का नाम क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आए थे, यानी दरबार में आए थे, भारत आए थे। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़। मेवाड़ पर जो है अकबर जो है कब्जा नहीं कर सका, अधिकार नहीं कर सका। और मेवाड़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है कि मेवाड़ की रानी कौन थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक आलमगीर के नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब जो है वही आलमगीर के नाम से जाने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। और पुर्तगाली जो है भारत कब आए थे? तो 15वीं शताब्दी में जो है वे भारत आए थे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेल्सली ने। वेल्सली जो है उन्होंने ही जो है सहायक की संधि जो है कार्यान्वित की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने जो है अवध से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसमें तिथि बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10 मई को जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हे ओ हुम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको जो है पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? कायदे आजम भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में जो है मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि है चारों तरफ से जो है अंग्रेजों ने जो है सारे भारतीयों को घेर लिया था। और उस समय जो है बहुत सारे भारतीय जो है एक कुएं थी, उस कुएं में कूद कर अपनी जान दी है, इसीलिए इसका नाम जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चारों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा सिचुएशन था उस टाइम में इस कांड का, इसीलिए इसको हत्याकांड नाम दिया गया। कब हुआ था? 1919 में। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, गुजरात में। दांडी यात्रा जो है इसकी अगुवाई किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी इसकी अगुवाई। और आपसे एक सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1932 ईस्वी में जो है पूना समझौता हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन का अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? यानी कि इनमें से कौन पेपर था जिसका प्रकाशन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल हिलाल। अल हिलाल का जो प्रकाशन किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1924 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आपका अगला सवाल है, 1942 में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो है असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था।
आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दोनों जो है कब शुरू हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपका भी अच्छे से रिवीजन हो सके। ले बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने जो है हिंद फौज का भी गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने ही नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य थे इनमें से कौन? ये तीनों जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी कि पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सभी जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 जून 1947 को जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 मार्च 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में पद ग्रहण किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी यानी भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे क्या थे? वे आपको इसके अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते। अच्छा, आपसे एक सवाल इससे और है कि आप बताएं ये दो नाम जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यानी सच्चिदानंद सिन्हा और राम गोपालचारी, ये जो है संविधान सभा के क्या थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को जो है भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए जो है हम लोग 26 जनवरी को जो है क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है इनमें से किन में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संविधान में जो है संप्रभुता निहित है। चलिए अगला सवाल है आपका भारत के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है भारत संविधान निर्माण में समय लगा, और उसके बाद जो है संविधान को लागू हुआ। आपसे एक सवाल है कि आप बताएं संविधान जो है किस तिथि में लागू हुआ था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है आपका कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में जो है क्या है? कालीबंगा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? एक्चुअल में क्या है कि एग्जैक्ट जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ यह बताना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी आक्रमण से, प्राकृतिक कारण से या फिर मानवीय कारण, इन किसी भी कारण से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसमें दो नाम आ गया, एक मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। और यहाँ पे विशाल स्नानागार भी कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा से ही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन की सभ्यता के समकालीन जो है यह सभ्यता नहीं मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरस्वती नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं होता, जबकि सिक्के, भग्नावशेष और अभिलेख इन तीनों को जो है पुरातत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला सवाल आपका सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी त्रिभुजाकार जो है इसका क्षेत्रफल माना जाता था, त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल आपका, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मैंने ऊपर भी बताया है कि ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में मिले थे, यानी मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला सवाल आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे मिट गया है, इसका होगा ऑप्शन ए गेहूं और जौ जो है इन लोगों का जो है मुख्य भोजन था। आपका अगला सवाल है, तृतीयक बाघ संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक के काल में। किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला सवाल है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से जो है त्रिपिटक साहित्य जो है वो क्या है? संबंधित है। आपका अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, यानी कि गया में जो है बोध गया एक जगह है, वहाँ पे जो है महात्मा गांधी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका अगला सवाल है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिपटक जो है यानी त्रिपटक वो बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, त्रिपटक किससे है? बौद्ध धर्म से, और त्रिरत्न जो है जैन धर्म से। आप चाहें तो याद करने के लिए आप कमेंट वीडियो को पॉज करके जो है लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि त्रिपटक जो है वो बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जो है वो क्या है? जैन धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का सम्राट जो है वो कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार जो है उस समय मगध का सम्राट था। आपका अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अशोक किस वंश का संस्थापक था? शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश का शासक कौन थे? अशोक। अगला सवाल है आपका, चीनी यात्री फाहान जो है किस शासक के काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी विक्रमादित्य के शासन काल में जो है फाहान जो है वो भारत आया था। अगला सवाल आपका, मेगास्थनीज किसके शासक में जो आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है मेगास्थनीज आया था, और विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है फाहान आया था। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी रुद्रदामन से जो है जूनागढ़ का अभिलेख संबंधित है। आपका अगला सवाल है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन सी द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे? अर्जुन थे। या फिर अर्जुन के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे अगला सवाल है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनु। आपका अगला सवाल, और वेद व्यास किसके रचयिता थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। रामायण के रचयिता थे, महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, और वाल्मीकि किसके रचयिता थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला सवाल है आपका, कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ जो थी वो कौन थी? कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। महाभारत के आदि इसीलिए कहा जाता है कुंती पुत्र कर्ण। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 102वें अध्याय में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल आपका, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंधारी। कर्ण की माँ थी कुंती और दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीम का पुत्र जो है वो कौन था? घटोत्कच। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। और रामायण में जो केम्मे में जो है ये विवाह का जिक्र किया गया तो 102वें अध्याय में किया गया है। और भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो गंधर्व विवाह किया था।
अगला सवाल आपका, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ये जो 4 वर्ण हैं हमारे समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और तो इसमें किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानेश्वर जो है वो गीता पर टीका मराठी में लिखे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। इसी कारण से जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक बार रिवीजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, वीडियो को पॉज करके जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे? तो व्यापार पे, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कालीबंगा में जो है हल से जुते खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पे सबसे प्रमुख विशेषता थी यहाँ की नगर योजना, यानी कि यहाँ की नगर की जो है इतने अच्छे से प्लानिंग की हुई थी, इसीलिए इसमें सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में नगर योजना मानी, यानी सुदृढ़ रूप से यहाँ का नाला, मार्केट का स्थिति, सारा चीज़ यहाँ पे नगर बहुत ही सुदृढ़ रूप से सजा हुआ था, इसीलिए यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना मानी जाती है। यहाँ नाला का एक अलग वे बना हुआ था, स्नानागार के रूप में बहुत अच्छा व्यवस्था था, इसीलिए इसे नगर योजना सबसे खूबसूरत माना जाता है, विशेषता दी गई है। अगला सवाल आपका, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोपड़ में। रोपड़ में जो है महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। आपका अगला सवाल है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेर जो है उनके मोहर में नहीं पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। आपका अगला सवाल है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोथल से जो है आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से जो है क्या प्राप्त हुआ? शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ। अगला सवाल का, राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ का उत्खनन करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा, मैंने पहले भी बताया ऑप्शन बी, हड़प्पा का खोज करवाया था। यानी हड़प्पा का खोज किसने करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने करवाया था। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो इसका सही उत्तर होगा मातृ देवी, यानी कि वहाँ पे माता को प्रधानता दी जाती थी, इसलिए मातृ देवी की उपासना की जाती थी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था इनमें से क्या? तो शहरी सभ्यता। वो इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद जो है वहाँ का स्वरूप शहरी सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है, यानी बहुत से ऐसे उत्खनन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की सभ्यता जो है वो शहरी टाइप सभ्यता थी। चलिए बढ़ते हैं आपको अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता में यह देखने को मिलती है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि यह सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में थी और हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही सुदृढ़ रूप से था। आपका अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता से संबंधित चहुंदरों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा आपका एनजी मजुमदार। ऑप्शन सी, एनजी मजुमदार ने किसने की थी? तो एनजी मजुमदार ने। यहाँ सब मजुमदार है तो आई एम कन्फ्यूज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनजी मजुमदार ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हम सभी जानते हैं कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक उत्खनन के दौरान जो है कांसा की प्राप्ति हुई थी, यानी कांसा और टीना की, इसलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। अगला सवाल आपका, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मातृ सत्तात्मक। क्या था? तो मातृ सत्तात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है,
सिंधु के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विष्णु। विष्णु की जो है सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, जबकि वो प्रकृति देवी शिव और पीपल की पेड़ का भी पूजा करते थे। जब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता के नाम से जो है आर्यों की सभ्यता को जाना जाता है। तो अगला सवाल आपका, स्वर्णमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो स्वर्णमान्य मत के अनुसार अगर देखा जाए तो आर्य मध्य एशिया यानी ऑप्शन सी मध्य एशिया के जो है वो मूल निवासी माने जाते थे। आपका आज का अगला और आखिरी सवाल है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दार्शनिक। वह एक दार्शनिक ग्रंथ है। ये आपका आज का आखिरी सवाल था। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा ये आपका रूटीन है। आप ये मैंने आपको कहा ही कि आपको या तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के कम्युनिटी पेज पे जाकर के आप वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं रूटीन। वहाँ पे आपको क्लास 10th और क्लास 12th का जो है आपको दोनों का रूटीन मिल जाएगा 12th आर्ट्स में। और आपको जो है ये MCQ का सीरीज़ है। और अब इस क्लास के बाद जो है आपको 6 AM यानी कि 6 बजे सुबह जो है जस्ट इस क्लास के बाद जो है आपको हिस्ट्री के जो है 100 VVI क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के ड्यूरेशन को लेकर के देख करके उसमें 100 क्वेश्चन जो है उसका प्रिपरेशन कराया जाएगा। जस्ट इस क्लास के बाद आपका अगला सवाल हिस्ट्री का होगा। अगला सेशन जो है आप जस्ट इसके बाद वो क्लास देखें 6 बजे, और उसमें जो है आपको VVI क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन समझाया जाएगा। आप वो क्लास ज़रूर देखें और आप वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कहीं कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वहां से भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई भी 10th या 12th के विद्यार्थी हो जो घर से तैयारी करते हो या फिर आपको लगे कि उसे शेयर करने चाहिए, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ऑब्वियसली ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा ही, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चीज़ का अच्छे से लुत्फ़ उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ कल फिर Day 2 यानी सेट 2 के वीडियो के साथ। धन्यवाद।